हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके कह सकते हैं कि एसएससी में जो साइंस का सेक्शन आता है, जनरल साइंस का, इसके साथ ही आपके आरआरबी में जो कि सेक्शन 1 होता है, जो कि पेपर 1 होता है, टीयर 1, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि जनरल साइंस के होते हैं। साथ ही आपके लिए डीआरडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो हर एक दिन आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही बायोलॉजी के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेट, जो कि आपका नंबर 1 है, जिसमें हम 10 हर एक कह सकते हैं सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रकाश से रिलेटेड है। देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वास्तविक जो वस्तु होता है उसका जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण से। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण से जो वास्तविक वस्तु होती है, कोई भी अगर रियल जो देख सकते हैं, कोई रियल वस्तु है, अगर उसका आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना होगा? समतल दर्पण पर उसे रखना होगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख करके राइट आंसर अपने दिमाग में लगाइए। हम आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल उत्तल। देखिए, वास्तविक वस्तु दिखा है तो वास्तविक मतलब समतल का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। देखिए, पहला क्या बताया गया था क्वेश्चन कि सीधा प्रतिबिंब किसमें बनाता है, तो समतल में बनाता है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो देखिए, समतल दर्पण जो है हमारे पास और उत्तल दर्पण, ये 2 दर्पण हैं जो कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण में केवल 2 जो कि आपकी कंडीशन होती हैं, जिसमें केवल एक कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी आपको 2 कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है। कुछ इस तरीके का आपका दर्पण होता है, और इसमें जो होता है प्रतिबिंब यहाँ पर लेकर के इस तरीके से यहाँ पर कुछ बनाता है, इस तरीके से काटता हुआ बनाता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि इस साइड बनाता है, ना कि इस साइड। तो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस साइड जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वास्तविक वस्तु की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक वस्तु होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है उल्टी होती है। जो वास्तविक वस्तु होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? आपकी उल्टी होती है। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर लगाना होगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किस तरीके से आपको बिल्कुल सेम सेम दिया गया है। आप इतना समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनती है? उल्टी बनती है, ये समझिए आप। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें लगभग 6 आपके दर्पण बनते हैं, 6 कुछ में आपका एक ही बनता है। तो इस तरीके से आपका कंडीशन होती है कि वस्तु में छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है। तो वस्तु में छोटा प्रतिबिंब बनता है वो आपका कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बनता है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल और अवतल दर्पण बनाता है। अब ऑप्शन में आपके नहीं हो सकता है, तो आप ऑप्शन में जो भी आपका है, अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण पर लगाइए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पर लगाइए। अब बात करते हैं, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपके 2 रूल लगते हैं। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका जो अंश होता है, जो आपका अंश होता है, वो भी आपका बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन का। तो अभी यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आइए हम बात करते हैं अगला, जो कि आपका 6 नंबर का है। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है किस तरीके का होता है, क्वेश्चन में पूछा है। अब समतल दर्पण आया है तो आपका सीधा हो जाएगा और आभासी हो जाएगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीधा समतल से सा मतलब सीधा और आभासी आपका प्रतिबिंब जो कि सदा होता है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? देखिए आँख में जो हम कह सकते हैं कि पूरी आपको कह सकते हैं कि मानव नेत्र समझना होता है, लेकिन मानव नेत्र में ये क्वेश्चन आपका है, इसमें आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन ए परिनालिका जो कि हमारे पास है, सॉरी परितारिका जो कि आपका प्रवेश करता है क्या आँखों में, जो कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। अब देखिए अगर आपको इसका जो इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी चाहिए, मतलब इंग्लिश में भी पीडीएफ चाहिए और आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम अगले जो वीडियो आपके साथ लाएंगे वो हिंदी और पीडीएफ और इंग्लिश में दोनों में आपके साथ सेशन को शेयर करेंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना। अगर अब आप सर्दी का समय है, अगर आप सुबह देखेंगे तो सुबह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोल दिखना होता है वो किस वजह से होता है? तो सूर्य का गोल दिखाता है किसके कारण दिखता है? तो आपको यहाँ पर देखिए गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटाकार, तो यहाँ पर दिया गया है किस आकार का दिखता है, तो आपको क्या बताना है कि आपको दिखता है किस आकार का, चपटा दिखता है। देखिए सूरज जो होता है आपको सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय किस तरीके का दिखता है? चपटा दिखता है आपको। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है? कोई दर्पण है, अगर उसमें बना प्रतिबिंब सीधा है, आकार में वस्तु के बराबर है, तो वो किस तरीके का दर्पण होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समतल। देखिए समतल से क्या होता है? सीधा, आकार में वस्तु के बराबर, मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपके बराबर ही आपका प्रतिबिंब बनाएगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका समतल दर्पण है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है आपकी किस में लगता है? उत्तल दर्पण आपकी गाड़ियों में लगता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो पीछे देखने के लिए वस्तुओं को छोटा दिखाता है और जो जितनी दूर होता है उतना हमें वो दिखाता है, तो वो उत्तल दर्पण में आपके सामने आता है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। मतलब क्या बनता है? इमेजिनरी बनता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी बनता है। क्या बनता है? इमेजिनरी, काल्पनिक बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए आप केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीकारक होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण दिया गया है, ऑक्सीकरण नहीं है। तो आपका क्या ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण जो आपका है वो ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण को ही क्या कहते हैं? अवक्षेपण को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नमक के घोल, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? देखिए नमक का जो घोल होता है, नमक का NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, अब इसमें नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का डालते हैं, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर डालते हैं, सिल्वर का Si, नाइट्रेट का आपका यहाँ पर जो कि Na होता है, सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं तो घोल डालने पर दही जैसी पदार्थ उत्पन्न होता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर जो दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। इसका मतलब आपका उदासीनीकरण कहलाता है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? साक्षरण किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है? अब देखिए साक्षरण जो बताता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया को बताता है? तो आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया, जो कि हमारे पास साक्षरण जो कि आपका उपचयन अभिक्रिया है। इसमें जो मतलब पपड़ी के रूप में उचड़ती है, मतलब इसमें लोहा जो होता है वो पपड़ी के रूप में उचड़ता है, तो मतलब उचड़ना मतलब उपचयन। यहाँ पर इस तरीके से आप याद रखिए कि साक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण के अनुपात को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन कहलाता है। देखिए ऑक्सीकरण का अनुपात का बढ़ना,
मतलब लोहे में ये समझिए कि अब देखिए साक्षरण से आप समझ सकते हैं कि लोहे में ऑक्सीकरण बढ़ रहा है तो जिससे साक्षरण हो रहा है, तो साक्षरण जो हो रहा है उपचयन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपका उपचयन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीकरण का अनुपात बढ़ाना आपके किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? उपचयन के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? देखिए अभिक्रिया के जो युग्म होते हैं वो हमेशा किसके साथ साथ चलते हैं? तो आपको बताना है उदासीनीकरण या और विस्थापन। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए आपने इसको क्या किस में पढ़ा होगा? आपने इसे इंटर में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, 10 में भी इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल जब सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? आपकी होती है कौन सी अभिक्रिया? आपकी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिकारक। देखिए अभिकारक जो होते हैं हमेशा भाग लेते हैं। जो हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया जो हो रही है उसमें अभिकारक एवं उत्पाद भाग लेते हैं। देखिए अभिकारक इसमें दिया गया है तो आपको अभिकारक बताना होगा, अगर उत्पाद दिया होता तो आपको उत्पाद में राइट आंसर लगाना होता। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारे पास अभिकारक है अगर ये हटा होता उत्पाद दिया होता तो इसमें भी राइट आंसर लगा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए श्वसन किस प्रकार की, हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपकी हुई? तो आपकी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। देखिए एक ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा शोषी क्या होती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है? ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। ऊष्मा जो आपकी क्षेपी होती है ऊष्मा को हम कह सकते हैं उत्सर्जित करती है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रबल और जो आपका अम्ल है, एसिड है, वो दुर्बल क्षार के साथ बने लक्षण में पीएच मान क्या कहलाता है? देखिए जो हमारे पास प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल जो क्षारक होता है इससे बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो आपको बताना होगा 7 से कम। देखिए पीएच मान का एक डायग्राम होता है जिसमें 7 अगर होता है तो वो शुद्ध जल कहलाता है आपका। कह सकते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कहते हैं उसे हम। उदासीन होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। जो 7 के इधर होता है, 7 से कम होता है, आपका क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है। और यहाँ पर जो होता है हमारे पास दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने पीएच मान होते हैं जो कि 14 तक आपका जाता है। इधर 7 से 0 से लेकर के 7 तक, 7 से लेकर के 14 तक। तो इस तरीके से आपका डिवाइड होता है। अब आइए हम बात करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? देखिए कोई क्षारक है उसको अगर हम जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होती है? उसमें OH माइनस, उसमें OH जो हमारे पास आयन है वो मुक्त होता है। देखिए जब हम क्षारक की बात करते हैं तो NaOH को अगर हम जल में घोलते हैं, H2O के साथ घोलते हैं, तो हमारे पास क्या क्या निकलता है? तो हमारे पास देखिए Na जो कि हमारे पास निकलता है, इसके साथ ही हमारे पास जो H2A है प्लस OH है, ये सारी चीज़ें हमारे पास निकलती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास घुलने पर जो कि मुक्त रूप से निकलता है। अब देखिए हम बात करते हैं जो कि आपके बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों डिस्कस किए, अब बायोलॉजी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो आपका जो यकृत होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये समझिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है आपका, राइट आंसर लगाना होगा। अब देखिए मनुष्य में मादा जन जो अंग होता है उसमें किस हार्मोन्स का स्राव होता है? आपको यहाँ पर बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मनुष्य में जो मादा जनन अंग होता है उसमें किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो हमारे पास है होता है जो कि ये समझ लीजिए कि आपको दूध से रिलेटेड समझ लीजिए कि जो हमारे पास है रिलैक्टेसिन,
रिलैक्टेसिन जो हमारे पास हार्मोन्स होता है वो मादा जनन अंग में स्रावित होता है। इसी के साथ आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास होता है वो क्या राइट आंसर बताता है। देखिए इसमें जो मनुष्य में जो हमारे पास ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं, जो हमारे पास गतियाँ उत्पन्न होती हैं, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये गतियाँ जो हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरिब्रम, जो कि आपका माइंड होता है। देखिए माइंड के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, एक होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थायराइड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए शरीर का जो तापक्रम होता है, मतलब शरीर का जो टेम्परेचर होता है आपका कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो आपको बताना होगा हाइपोथैलेमस, जो हमारे पास है थैलेमस में नियंत्रित होता है। किस में नियंत्रित होता है? हाइपो हाइपो थैले थैले थैलेमस में नियंत्रित होता है। आपका जो तापक्रम होता है, शरीर का तापक्रम होता है, वो नियंत्रित होता है। अब देखिए इसी के साथ बात करते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। देखिए कोई अमीबा होता है, उसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूट पाद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूट पाद द्वारा। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? कूट पाद द्वारा होता है। तो इस तरीके से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ही नहीं पता किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा एंजाइम्स लार में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लार में जो कौन सा एंजाइम है पाया जाता है, तो आपको बताना होगा टाइलिन, जो कि हमारे पास है। देखिए लार से मतलब लार से टाइलिन, टाई टाई आप कहाँ लगाते हैं? गले में, गले में मतलब आप यहाँ पर लार, लार मतलब टाइलिन, टाइलिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स लार में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन जो एंजाइम्स होता है। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसमें जो मनुष्य द्वारा श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है। कोई प्रक्रिया जो होती है, अगर मनुष्य द्वारा श्वास छोड़ने और ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो श्वसो, जो कि हमारे पास है श्वास कहलाती है। जो हमारे पास कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जो कि वही श्वसन की समझ लीजिए कि यहाँ पर श्वसन अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास ग्रहण करना और छोड़ना। अगर ग्रहण करता है तो श्वसन कहलाती है, अगर ग्रहण करना और छोड़ना होता है तो हमारे पास श्वसो उच्छ्वास कहलाती है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है। देखिए अगर हमें ऊर्जा चाहिए, मतलब हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो हमारे पास जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, कोशिका जो हमारे पास सेल हैं कोशिका के अंदर, उनका प्रयोग किसका प्रयोग करती है। तो ये आपका प्रयोग करती है आपके यहाँ पर ग्लूकोज का प्रयोग करती है। मतलब आपका जो ग्लूकोज है, मतलब जिसे हम शक्कर कहते हैं, जो आपका है यहाँ पर कह सकते हैं कि वो ग्लूकोज जो होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो प्रायः कोशिकाओं से क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है और हमारे शरीर को भेजता है। अब आइए बात करते हैं, देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। किसके द्वारा? श्वसन के माध्यम से विसरण कहते हैं उसे हम। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो हमारे पास है परिणति क्या होती है, जो आपकी क्या कहलाती है। तो आपका हो जाएगा विघटन, विघटन कहलाती है। श्वसन की जो अभिक्रिया होती है इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं अगर हम खाते हैं, उनका जो घटन होता है, विघटन होता है, उसे ही हम कहते हैं परिणति, परिरति कहते हैं। क्या कहलाता है? आपका विघटन कहलाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमने यहाँ पर फिजिक्स, फिजिक्स के साथ बाद में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ आपको बायोलॉजी, इस तरीके से हमने 10-10 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से कंप्लीट किए, हर एक सिलेबस से आपके साइंस से। तो जनरल साइंस का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चलने वाला है और ये लगभग आपके ये मान के चलिए कि 150 प्लस लेक्चर रहने वाले हैं। और देखिए ये यूट्यूब का सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हैं कि आपका सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको हर एक साइंस के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बाद में आपको 150 वीडियो के साथ अगले जो आपके 160-70 भी पहुंच सकते हैं, तो वो आपके बाद में देखे जाएंगे। आज का लिए इतना ही काफ़ी है।
अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। तो अगले वीडियो पर देखने से पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें आपको इसका लिंक मिल जाता है वीडियो का। और साथ ही आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबाते हैं तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।